दिल्ली सरकार दारू बेचती थी, ठेके होते थे दिल्ली सरकार के, हमने वो बंद किया। हमने सरकार का दारू बेचने के ठेके बंद किए। ये कैसा घोटाला है? ये बस एक बीजेपी की साजिश है, क्योंकि उन्होंने हर किस्म से अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश की। फिर मुंबई में पूरी जनता जमा हो गई थी, ऐसा कोई एमपी एमएलए नहीं बचा था जिसके घर के बाहर लोगों ने खड़े होकर थाली चम्मच नहीं बजाए। बीजेपी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत कोणाला ही अटक होऊ शकते, ते शक्य आहे। उद्या मला पण घेऊन जाऊ शकतात। आरक्षण लोग डिमांड करतात कारण एज्युकेशन फॅसिलिटीज वाढली नाही आहे, कि अगर हमें किसी को गरीबी से उठाना है तो उसको एजुकेशन ऐसी देनी चाहिए कि वो अपने परिवार को गरीबी से उठा ले। जो लोग मंदिर बनाएंगे उनको मंदिर में महंत बना के रखिए, उनको अपने आप भट्ट बनाइए, अपने गुरु बनाइए, उनसे आप बिल्कुल धार्मिक शिक्षा लीजिए, लेकिन उन्हें आप देश चलाने का काम मत दीजिए। नवभारत नवराष्ट्र के डिजिटल दर्शकों को हमारा नमस्कार। नवभारत संवाद कार्यक्रम हमने शुरुआत की है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और आज हमारी मेहमान हैं आम आदमी पार्टी की मुंबई चीफ प्रीति शर्मा मेनन जी। आपका स्वागत है हमारे कार्यालय में। नमस्ते। नमस्ते। लोकसभा चुनाव का समय है और हम कहें कि ये एक आप लोग की परीक्षा है कि ऐसे समय में आपके जो संयोजक, हम अपनी भाषा में कहें पार्टी अध्यक्ष, जेल के अंदर हैं, दिल्ली के सीएम, और इसके अलावा मनीष सिसोदिया जी की बात करें, सत्येंद्र जैन जी की बात करें, तो एक बड़ा डिफिकल्ट समय है बाकी पार्टियों के मुकाबले। कैसे जूझ रही है पार्टी इस डिफिकल्ट समस्या से? मैं कबूल करूंगी कि ऐसा समय हमने कभी सोचा नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा समय होगा कि अरविंद जी नहीं होंगे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि नई पार्टी है, छोटी पार्टी है, हमें ज्यादा समय नहीं हुआ है। अन्ना आंदोलन में भी सारी डायरेक्शन हमें अरविंद जी देते थे। मैं आई थी अन्ना आंदोलन में तो अरविंद जी से ही पूछ के काम होता था, कि कैसा बैनर बनाए, कैसा पोस्टर बनाए, कहाँ खड़े हुए। सबसे पहले थाली चम्मच एक्चुअली अन्ना आंदोलन में बजाए थे हमने, मोदी जी के कोरोना वाले थाली चम्मच से पहले हमने तब थाली चम्मच बजाए थे एमपी एमएलए के घर के सामने। मुझे अभी भी याद है कि अरविंद जी का फोन आया था, बोल रहे थे कि जागरूक करो लोगों को, और एक कॉल पे, एक मैसेज पे, तब तो हमारे पास ये नहीं थे व्हाट्सएप वगैरह और इतना सब नहीं था, एक मैसेज पे मुंबई में पूरी जनता जमा हो गई थी। ऐसा कोई एमपी एमएलए नहीं बचा था जिसके घर के बाहर लोगों ने खड़े होकर थाली चम्मच नहीं बजाए हो। तो ये सब अरविंद जी और मनीष जी के कहने से, उनके एडवाइस से, उनसे पूछ के होता था। तो बहुत ही मुश्किल दौर चल रहा है हमारा। बस इससे हिम्मत लेते हैं कि संजय भैया बाहर आ गए। संजय भैया तो एक एक जन को मोटिवेट करने में सबसे माहिर हैं। मतलब संजय सिंह जी को आप 5 मिनट भी मिलो तो आपको एक पूरा, मतलब आप बॉर्डर पे जाके लड़ने के लिए तैयार हो सकते हो। वो इतना मोटिवेट करते हैं और इतना उत्साह भर देते हैं और इतनी हिम्मत देते हैं। तो आई थिंक कि हम सब अरविंद जी के सिपाही हैं, हिम्मत तो हारेंगे नहीं, लड़ेंगे आखिरी दम तक। जब तक वो हम में से सबको जेल में नहीं डालते तब तक लड़ते रहेंगे। जिस तरह से चीजें हुई, शराब नीति की बात करें, ये कहें, तो आम आदमी के मन में, चाहे बीजेपी नेता तो सीधे तौर पे कहते हैं कि क्या कोई तथ्य है या टाइमिंग है, क्या है कहानी की, क्या जिस तरह से आम आदमी पार्टी का उन्माद शुरुआत हुई थी वो मतलब हुआ नहीं, करप्शन में फंस गए, इस तरह का कितना ये सच कितना है? देखिए, करप्शन करना इस देश में मुश्किल काम नहीं है ना। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपए का 85 पैसा तो लुट जाता है, 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचता है। आप देखिए, दिल्ली सरकार का बजट है 70,000 करोड़। 70,000 करोड़ का अगर हम 1% भी चोरी कर लेना तो हमें 700 करोड़ मिलेगा साल का। तो करप्शन अगर हम करना चाहें तो 1% भी अगर दिल्ली के बजट का चोरी कर लें तो हम तो बहुत मालामाल हो जाएंगे। तो हम क्यों एक शराब नीति के पीछे भाग के 100 करोड़ जमा करते हैं? अगर करप्शन करने की तो बहुत आसान तरीका है। सरकार के बजट पास होते हैं, इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल पास होते हैं, इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसी में सारे घोटाले होते हैं। ये तथाकथित घोटाला जो है, इसमें आज तक 1 रुपया नहीं मिला या 1 रुपया का हिसाब नहीं मिला। ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि किसी ने किसी को रिश्वत दी या किसी ने कहीं से पैसा कमाया। ये ऐसा घोटाला है जिसमें सरकार की इनकम बढ़ी। जब थोड़े समय के लिए ये नई नीति, लिकर नीति लागू हुई थी, तब सरकार की इनकम बढ़ी, आय बढ़ी,
तो ऐसा कौन सा घोटाला होता है जिसमें सरकार को पैसा ज्यादा मिलता है और सरकार की इनकम बढ़ती है और वो पैसा जो हमें मिलता है वो हम इस्तेमाल करते हैं स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए? ऐसा कौन सा घोटाला होता है? तीसरी बात यह है कि यह है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें कोर्ट ने कई बार बोला है कि मनी कहाँ है, वेयर इज द मनी। पहले बीजेपी वाले बोल रहे थे 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, फिर आ गए 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, फिर कुछ और हो गया, फिर अभी 100 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 रुपया भी नहीं है। ये बस उनकी कही सुनी बातें हैं। ऐसा कोई घोटाला नहीं होता जहां पे सरकार एक नीति लागू करती है जिसमें सरकार की इनकम बढ़ती है, एक तो दूसरा जो असमानता है लिकर शॉप्स में वो खत्म होती है। आप देखेंगे ईस्ट दिल्ली में पहले बहुत कम लिकर शॉप्स होती थी और वहां पे अवैध शराब के धंधे चलते थे जिनकी वजह से लोग बीमार पड़ते थे और बहुत कुछ होता था। अब पूरी दुनिया कहती है इन धंधों में सारे पॉलिटिशियन शामिल थे। हम तो जानते ही हैं कि गुजरात में आज 40,000 करोड़ का अवैध शराब का धंधा चलता है। जहां जहां ऑफिशियल लिकर नहीं बिकती वहां वहां इलीगल लिकर बिकती है और इलीगल लिकर बिकने से एक तो सरकार को उसकी इनकम नहीं मिलती, दूसरा वो इतनी पॉइजनस होती है कि हमने थोड़े ही साल, 1.5 साल पहले देखा था कुछ 100 लोगों की मौत हो गई। तो ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं। तो दिल्ली सरकार ने जो नई नीति लेके आया उससे हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया कि पॉपुलेशन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करें। और आज भी दिल्ली में अगर आप मुंबई से भी कंपेयर करें, पर हेड पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो कम लिकर शॉप्स हैं। और एक और बात वहां पे जरूरी ये थी कि सरकार, दिल्ली में ना एक कोई सरकारी ठेकों का एक सिस्टम होता था। अब जब सरकारी ठेके होते हैं तो उसमें करप्शन तो होती है, चाहे पॉलिटिशियन करें, अफसर करें, क्लर्क करें, कौन करें। सरकारी ठेका लेने के लिए बहुत सारी लेन देन होती थी। हमने सरकारी ठेके बंद कर दिए। हमने बोला प्राइवेट कंपनियों को धंधा चलाना है, चलाएं वो धंधा, हमें सरकार को वो कमिट करके दें कि कितना टैक्स मिलेगा। तो सरकार का तो मतलब यही है कि देखो कि आप कोई इलीगल काम ना करो और आप टैक्स देखो। सरकार का काम ये थोड़ा है कि वो दारू बेचे। दिल्ली सरकार दारू बेचती थी, ठेके होते थे दिल्ली सरकार के, हमने वो बंद किया। हमने सरकार का दारू बेचने के ठेके बंद किए। ये कैसा घोटाला है? ये बस एक बीजेपी की साजिश है, क्योंकि उन्होंने हर किस्म से अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश की। उन्होंने 3 बार चुनाव लड़ा हमारे पास, हमारे अगेंस्ट, तीनों बार मुंह की खाए। पंजाब में हमने बिल्कुल साफ कर दिया उन्हें, और हमने गुजरात में कदम रख लिया है जहां पे उनका गढ़ कहते हैं, वहां पे हमने 5 एमएलए खड़े कर दिए। गोवा में जाके हमने 2 एमएलए खड़े कर दिए। देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है और हमारे ऊपर ये कुछ नहीं लगा सकते। ना कोई हिस्ट्री है करप्शन की और ना कोई इज्म है। हमें वो लेफ्टिस्ट नहीं बोल सकते, हमें वो उग्रवादी बोलते हैं, लेकिन कुछ मतलब हमारे बेसिस नहीं है। ना हमारी कोई आइडियोलॉजी है जिसको बोल सकते हैं अरे हाँ ये लेफ्ट लिबरल हैं या ये कम्युनिस्ट हैं या ये फलाना है या ढिमका है। हम तो बोलते हैं संविधान हमारी आइडियोलॉजी है। तो हमारे पर कोई लेबल नहीं लगा सकते। इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसके तहत एक शराब घोटाले के नाम पे हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया है, और सबको जिनको जेल में डाला है वो महज कहा सुनी है। एक छोटा सा सवाल और संक्षिप्त आंसर चाहेंगे कि जिन बड़े नेताओं को ईडी ने बुलाया, वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, आपके तेजस्वी हो, सारे लोग गए, उन्होंने अपनी बात रखी, वो अरेस्ट भी नहीं हुए। आखिर अरविंद केजरीवाल साहब क्यों नहीं गए ईडी के पास? देखिए, हमें सीबीआई ने बुलाया, अरविंद जी गए, सीबीआई से मिले, अपनी सारी छानबीन की, उन्होंने जवाब दी। ईडी ने जो किया था पहले मनीष जी के साथ, हमारे नेता विजय नायर के साथ, संजय सिंह के साथ, हमें पता था क्या था। ईडी बुला ही रही थी अरेस्ट करने के लिए, तो ये समन पूरा इलीगल था। दूसरा, उसमें ये प्रॉब्लम थी कि उस समन में ये नहीं बोला गया कि आप किस रूप से बुला रहे हो, आप विटनेस हो, आप अक्यूज हो, आप क्यों बुला रहे हो, चीफ मिनिस्टर के हैसियत से बुला रहे हो, पार्टी के हेड से बुला रहे हो, किस हैसियत से। हमने तो लिखित में जवाब मांगे। हमने, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने समन का जवाब नहीं दिया, हर समय जवाब दिया, क्लैरिफिकेशन मांगी, और हमें पता था कि ईडी अरेस्ट करने के लिए बुला रही है। और देखिए एंड में वही हुआ, जिस दिन ईडी आई घर और लेके गई। दिल्लीचा हा जो लिकर घोटाळा, कथित लिकर घोटाळा आपण त्याला म्हणजे तोच म्हटला जातो, कारण सगळीकडेच त्याचे पाळंमुळे महाराष्ट्रापर्यंत आलेले आहेत असा दावा केला जातो। तर आम आदमी पार्टीचं जी वाटचाल आहे की दिल्लीपासून महाराष्ट्रापर्यंतची, त्याला जोडूनच हा सगळा घोटाळा त्याला जोडला जातोय की कदाचित केजरीवालांच्या बाजूला संजय राऊत असतील किंवा या टाईपचं। हे सगळं तुम्ही कसं बघता? म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये तुमच्यावरती प्रेशर आणण्याचा प्रयत्न आहे की नाही? नक्कीच प्रेशर आहे, खूप प्रेशर आहे, आमच्यावर पण प्रेशर आहे आणि आमचे जे मित्रपक्ष आहेत त्यांच्यावर पण होणारच। आम्ही, तुम्ही बघितलं की कविता मॅडमला त्यांनी अटक करून तुरुंगात टाकलं आहे, तर आमच्या मित्रपक्षांवर पण
ते प्रेशर होणारच. पण आमचा फक्त एक प्रश्न आहे की काहीतरी तर मनी लॉन्ड्रिंगचा मनी दाखवा आम्हाला. म्हणजे कशाला अरविंद केजरीवालला अटक केलाय? कारण एक अक्युज्ड ज्याने 10 वेळी सांगितलं की माझा आणि अरविंद केजरीवालचा काही संबंध नाही आहे, मी कसेही पैसे दिले नाही. त्यांनी कोर्टात येऊन सांगितलं जानेवारीमध्ये की माझ्यावर दबाव आहे की तुम्ही पैसे दिले आहे असं सांगा, पण मी कोणतेही पैसे दिले नाही आहे. आखिरकार तो माणूस म्हणजे तुटलं आणि त्याने सांगितलं की हो पैसे दिले, आणि द मोमेंट तसं सांगितलं त्याची बेल पण झाली, तो अप्रुव्हर पण झाला, आणि त्यांनी 60 कोटी इलेक्टोरल बॉन्ड घेऊन बीजेपीला दिले. तर हे क्लिअर केस आहे मॅलिफाईड इंटेंटचं. म्हणजे कोर्ट स्वतः म्हणते की अप्रुव्हर्स आर टोटली अनट्रस्टवर्दी, कारण ते स्वतः अक्युज्ड आहे, तर ते काहीच म्हणणार तुरुंगात बाहेर पडण्यासाठी. तर ह्या घोटाळ्याचं काहीच तथ्य नाहीये. पण हे तर नक्की आहे की बीजेपी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत कोणालाही अटक होऊ शकते, ते शक्य आहे. उद्या मला पण घेऊन जाऊ शकतात. आम आदमी पार्टीची सुरुवातच म्हणजे मी जर बघतो तर ती मला असं वाटतं की महाराष्ट्रापासूनच झालेली आहे. कारण अण्णा हजारे महाराष्ट्रामध्ये, आज अण्णा हजारे कुठे आहेत तुमच्या दृष्टीने? आम्हाला माहिती आहेत कुठे आहेत. मला असं वाटतंय की अण्णा हजारेंचा साहेबांचा खूप वय झालाय, आणि घरात जे वयस्कर लोक असतात त्यांना काय सांगायचं काय नाही सांगायचं थोडी म्हणजे प्रॉब्लेम होते. जेव्हा अण्णांनी बयान सुद्धा दिला आता, जेव्हा अरविंदची अटक झाली होती, अरविंदजीची, कोणीतरी त्यांच्या कानात काय विस्पर करत होतं ते व्हिडिओमध्ये स्पष्ट झालंय. तर ते आता कोणाचे माउथपीस झाले आहे ते खूप म्हणजे महाराष्ट्रासाठी खूप दुर्दैवी आहे. आमचं तर सोडून द्या, कारण ते महाराष्ट्र म्हणजे त्यांनी इतके आंदोलन केले आहे आणि इतक्या लोकांना प्रेरणा दिली आहे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभे राहण्याची, आणि आता तेच असं लोकांच्या जे कानात ते लोक म्हणतात ते बोलायला लागले, तर हे खूप दुःखाचं आहे. पण आता त्यांची वय झाली आहे, त्यांना राहू द्या. पण मग त्यांना भेटत नाही तुम्ही कोणी तुमच्यापैकी? आम्ही गेलो होतो आधी, त्यांनी भेटायला म्हणजे इन्कार केलं, नामंजुरी केली, तर त्याच्यानंतर काय करायचं जर त्यांचं म्हणजे त्यांना वाटत नाही. महाराष्ट्र युनिट पण काही त्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नाही कधीच. आपण प्रत्येक वेळी आंदोलन करून म्हणजे आपलं आंदोलन खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होतात. आता सुद्धा ईडी कार्यालयासमोर अरविंद केजरीवाल आपलं आंदोलन हो. आहे, पण त्या आंदोलनाचं कसं निष्कर्ष काय मिळत नाही. ग्रासरूट लेवल पासून आतापर्यंत आम्ही बघत आलोय, अण्णा हजारे असल्यापासून आम आदमी पार्टीनं जिथे जिथे पुढे आंदोलन केलं त्यामुळे काहीतरी बेनिफिट झालं पक्षाला किंवा समाजाला, असं काही दिसलं नाही. मला असं वाटतं की आंदोलनचा सगळ्यात मोठं बेनिफिट हे झालंय की एक कल्याणकारी सरकार दिल्लीमध्ये आणि पंजाबमध्ये आम्ही स्थापित केली आहे. ते आंदोलनाचाच रिझल्ट आहे. मला एक व्हेरी स्ट्रेंज वाटतं की जर कोणतीही नवी पार्टी असते, शिवसेनाला कधी कोणी विचारलं नाही की तुमच्या राष्ट्रभरमध्ये काय झालंय. ममता दीदीला कोणी विचारत नाही की म्हणजे पंजाबमध्ये तुमचं काय आहे. आम आदमी पार्टीची आय थिंक लोकांची एक्सपेक्टेशन्स खूप आहे की आम्ही एंटायरली कन्याकुमारीहून काश्मीर पर्यंत आमचा प्रेझेन्स व्हावं, आणि आय रिस्पेक्ट दॅट सेंटिमेंट, मला पण असं वाटतं. पण आम्ही खूप नवीन आहे आणि आमचे रिसोर्सेस खूप कमी आहे. पण आतापर्यंत जे आम्ही अचीव्ह केलं तुम्ही बघा, 10 वर्षात आमचे 10 राज्यसभा खासदार आहे, आमचे एक MP पण आहे पंजाबहून, आणि आता मला वाटतंय की 10-15 तर येतीलच नक्की पुढच्या लोकसभामध्ये. आमचे 4 स्टेट्समध्ये MLA आहे, 2 स्टेट्समध्ये सरकार आहे आणि 2 स्टेट्समध्ये MLA आहे, आणि जागोजागी आम्ही आता पंचायत लोकल बॉडी इलेक्शन्स मध्ये आमची दखल झाली आहे. इतकी फास्ट एक्सपॅन्डिंग पार्टी, देशाची आज 3री सगळ्यांपेक्षा मोठी पार्टी आहे. बीजेपी आणि काँग्रेस इतनी हिस्टॉरिकल पार्टी आहे. बीजेपीचे रिसोर्सेस विशाल आहे, काँग्रेसची हिस्ट्री विशाल आहे. आम्ही तर ऍब्सोल्युटली न्यू किड ऑन द ब्लॉक आहोत. तरी सुद्धा आम्ही एक मोठं नॅशनल ऑल्टरनेटिव्ह बनून आम्ही उभे राहणार, आणि ते जल्दच होणार. पण आता जे आम्ही अचीव्ह केलं त्याचे मला खूप प्राऊड की आम्ही इतकं सगळं अचीव्ह केलं, आणि आमच्या आंदोलनाच्या दमावर, आणि सगळे सुशिक्षित लोक आहेत आमचे, त्यांनी म्हणजे एकदम आमचे आंदोलन असे नसतात की आम्ही व्हायलेंट आंदोलन वगैरे काय, आमचे सत्याग्रह टाइप के पीस लव्हिंग आंदोलन असतात, आणि त्याच्याहून आम्ही इतकी मोठी पॉलिटिकल सक्सेस अचीव्ह केली आहे. त्याची माझ्या म्हणजे खूप अभिमान आहे मला. जिस समय मोदी जी पर तानाशाही का आरोप लग रहा है, पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, अचानक आम आदमी पार्टी उसमें से बाहर निकलती, पंजाब में अकेले लड़ने का ऐलान होता, दिल्ली में, तो आपको नहीं लगता कि मतलब ये गलत कदम है, या मतलब विपक्ष की एकजुटता को मतलब चोट पहुंचाने काम में मोदी जी की मदद कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आप थोड़ा पंजाब की पॉलिटिक्स को समझिए. पंजाब की पॉलिटिक्स में बस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही है, विपक्ष की जगह ही नहीं है. उसके अलावा तीसरे बीजेपी की वहां पे कोई प्रेजेंस नहीं है, और वहां पे अकाली खत्म हो रहे हैं.
तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता हमें कि हम लोग अलायन कर, और ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलजुल के डिसीजन है कि हम एक साथ लड़े, क्योंकि फिर हम एक थर्ड स्पेस क्रिएट करेंगे, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की फ्रेंडली फाइट है पंजाब में, हमारी वहां पे बहुत जोर से तादाद में इंडिया अलायंस की सीटें आने वाली हैं, और हर सीट जो जाएगी इंडिया अलायंस को ही जाएगी, चाहे वो कांग्रेस को जाए आम आदमी पार्टी को जाए। तो आई थिंक हमारी स्ट्रैटेजी तो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी क्रैक करके गए थे अरविंद जी। वो कोशिश कर रहे थे कि अरविंद जी को उससे पहले अरेस्ट कर लें, लेकिन अरविंद जी ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई। 13 की 13 सीट पंजाब की इंडिया अलायंस की सीटें, आप सोच लो, पूरा स्टेट इंडिया अलायंस के साथ है। केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है तो उसको किस रूप में देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव में प्रचार पे तो इफेक्ट आ रहा है, लेकिन क्या सेंटिमेंट्स का फायदा होगा, वोटों में तब्दील होगी? मुझे तो लगता है बीजेपी का सबसे बड़ा सेल्फ गोल रहा है आज की तारीख में, क्योंकि उन्होंने कोशिश किया कि वो अरविंद केजरीवाल को कैंपेनिंग से रोकेंगे, लेकिन आज बस देश भर में चर्चा अरविंद जी के अरेस्ट की है। अरविंद जी को इंसुलिन मिला या नहीं, ये चर्चा है। सुनीता केजरीवाल जी घर से बाहर निकली, ये चर्चा है। संजय भैया को बेल मिली, ये चर्चा है। तो उन्होंने एक्चुअली चर्चा में अरविंद केजरीवाल जी को वो खुद ले आए हैं, तो ये तो उनका सेल्फ गोल है। लेकिन आप देखिए कि किस हद तक हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है। आज हमें खबर मिली है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो 24/7 सीसीटी मॉनिटरिंग होता है, उसका डायरेक्ट लिंक पीएमओ को दिया जाता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया जाता है। ऐसा क्या प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं 24 घंटे एक जन को, एक ऑपोजिशन लीडर को अरेस्ट करके 24 घंटे उसकी क्या निगरानी कर रहे हैं? मतलब ये तो हिटलर शाही से भी आगे बढ़ गया है, जैसे टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली उसको रोक के। तो देश के लिए आज बहुत ही खतरे की घंटी है ये कि एक ऑपोजिशन लीडर, एक सिटिंग एमपी को किसी के कहे सुने पे अरेस्ट किया जा सकता है। कल मैं बोलूं आपने मेरी जेब काटी कि आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, मुझे बोला जाएगा प्रूफ दिखाओ, क्या था आपकी जेब में, क्या था, क्या गया इनके पास, वो पैसे कहाँ हैं, वो नोट कौन सा, नोट का नंबर बताओ। यहाँ पे तो किसी के कहने पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करके उनको उनकी इंसुलिन डिनाई करके, आप सब पत्रकार हैं, आप कभी ना कभी मिले होंगे अरविंद जी से, आपको पता है कि वो हर मील के पहले इंजेक्शन लेते हैं। अब से नहीं, अभी तो 10-15 साल हो गए जब से मैं उन्हें जानती हूँ, हमेशा से इंजेक्शन लेते हैं। मैं खुद डायबिटीज की मरीज हूँ, मैं खुद इंजेक्शन लेती हूँ, तो मुझे पता है कि उनकी क्या स्थिति है। और वो ना मिले इंजेक्शन तो उनकी किडनी, लिवर कुछ भी फेल हो सकता है डायबिटिक पेशेंट के साथ। तो ये बहुत डेंजरस चीज है। हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जसं तुम्ही म्हणाला की आम आदमी पार्टी एक नवीन सुरुवात केली, फार कमी वेळामध्ये तुम्ही यश, म्हणजे पूर्ण एवढं यश, सक्सेस मिळवलंय। काय सांगाल एवढ्या काळामध्ये काय गोष्टी तुम्ही शिकलात, आणि आता आम आदमी पार्टीचं पुढचं स्ट्रॅटेजी किंवा विजन काय आहे? आय एम सो ग्लॅड तुम्ही ते विचारलं, कारण जेव्हा मी पॉलिटिक्समध्ये आली होती इन 2011 इंडिया अगेन्स्ट अण्णा आंदोलन, मी एक कॉर्पोरेट बाई होती। तर गोइंग टू वर्क, सकाळी आणि संध्याकाळी घरी जायचं, जेवण करायचं, स्वयंपाक करायचा, घरा म्हणजे त्याचं बाहेर काय लाईफच नव्हती, माहित पण नव्हतं मला काय आहे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण आहे, प्रधानमंत्री कोण आहे, त्याचं पुढे काय आहे मला काहीच माहित नव्हतं। तर माझे मीडिया फ्रेंड्स आहे ज्यांनी मला शिकवलं। अण्णा आंदोलन मध्ये, आझाद मैदान मध्ये मागे उभे राहून सगळेजण मला म्हणत होते की अण्णा हे म्हणतात ना, हे ह्याच्याबद्दल म्हणतात, ते त्यांनी ते केलं होतं, ते केलं होतं, तसं झालं, तसं झालं। तर खूप शिकलो आहोत आम्ही। बॅप्टिझम बाय फायर जे म्हणतात ना, ते आमच्या सगळ्यांची म्हणजे हिस्ट्री आहेच आहे। आम्ही सगळे वर्किंग क्लास पीपल होतं आणि आम्ही पॉलिटिक्स मध्ये शिरलो आणि आम्हाला काहीच माहित नव्हतं, पण लॉट्स ऑफ एक्सपर्ट्स, लॉट्स ऑफ मीडिया पीपल स्पेशली, आणि आमच्या पार्टीमध्ये मीडियावाले खूपच होते। मनीषजी स्वतः मीडियावाले आहेत, तर त्यांच्याशी आम्ही खूप शिकलो आणि आम्ही जे अचीव करून दाखवलं ते दोन, मला वाटतं मोस्ट प्रिन्सिपल चीज आहे आमची, हे दोन हॉलमार्क आम आदमी पार्टीचे। एक तर आम्ही कल्याणकारी सरकार चालू शकते या देशात, ते आम्ही सिद्ध केलंय। एक शक्य आहे की सरकार लोकांना चांगले घरात पैसे देऊ शकते, एज्युकेशनच्या माध्यमाने, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रीच्या माध्यमाने, पाणी फ्रीच्या माध्यमाने, महिलांसाठी फ्री बस ट्रॅव्हलच्या माध्यमाने। तर घरात तुमचे 5-10 हजार रुपये सरकार सेव्हिंग्स करून देऊ शकते, हे आम्ही सिद्ध केलं आहे। हे एक। आणि दुसरं मला असं वाटतं की आम्ही हे सिद्ध केलंय की एक प्रॉफिट मेकिंग सरकार होऊ शकते। दिल्ली एकमात्र राज्य आहे ज्याचा फिस्कल सरप्लस आहे, फिस्कल डेफिसिट नाही आहे। म्हणजे लोक म्हणतात ना की नाही सरकारमध्ये, तर म्हणजे आता तुम्ही बघा, जे 2014 मध्ये आमचं जे फिस्कल डेफिसिट होता, आमचं जे ऋण होतं आमच्या कंट्रीवर, तो किती टाइम्स वाढवलाय? सम 300 टाइम्स इट हॅज गॉन अप। तर हे लोन घेऊन, पैसे घेऊन, देश विदेश, वर्ल्ड बँक, इथे तिथून पैसे घेऊन सरकार चालवतात। आम्ही प्रॉफिट मध्ये सरकारला आणलंय आणि ते शक्य आहे। जर करप्शन नसेल तर ते शक्य आहे, कारण जनता खूप पैसे देते।
आम्ही भारतीय नागरिक खूप म्हणजे आम्ही खूप श्रम करतो आणि असं नाही की इन्कम टॅक्स वाले टॅक्स देतात. ह्या देशात वेस्टर्न कंट्रीजचा उलट आहे. वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये 65% पैसा इन्कम टॅक्सहून येतो. आमच्या देशात इनडायरेक्ट टॅक्सेस मध्ये येतो. तर एक गरीब मुलगा सुद्धा जे स्कूलला जातो, शाळेला जातो, जर त्यांनी 10 रुपयाची पाण्याची बॉटल घेतली किंवा 2 रुपयाचं बिस्किटचं पॅकेट घेतलं, तो सुद्धा टॅक्स भरतो. आमच्या फोनच्या बिलवर, आमच्या बसच्या ट्रॅव्हलवर आम्ही सगळेजण टॅक्स भरतो आणि तोच मोठा टॅक्सचा हिस्सा आहे. 65% रेव्हेन्यू कम्स फ्रॉम साधारण लोकांच्या टॅक्स मधून येतो. तर इतकं टॅक्स आहे की आम्ही देश खूप चांगलं चालू शकतात, लोक सगळे चालू शकतात, हे आम्ही सिद्ध केलं आहे. तर आय थिंक फिस्कल सरप्लस होऊ शकतो, ही आम्ही प्रूव्ह करून दिलं आहे. आपण एक कार्यक्रम घेतो यंगिस्तान म्हणून, त्याच्यामध्ये आम्ही कॉलेजचे जे मुलं आहेत त्यांना आम्ही आत्ताचं सरकार याच्याबद्दल प्रश्न विचारतो. मुलींमध्ये ना एक कॉमन प्रश्न येतो, महिला सुरक्षा जो उठवला जातो. ह्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? मला असं वाटतं की म्हणजे ऍक्च्युली आय फील रिअली बॅड. आमचा देश महिलाला देवीसारखं पूजणारा देश आहे आणि साधारण माणूसला भेटलं तर तसंच सगळ्यांचे म्हणजे बिहेवियर तसंच असतात. खूप रिस्पेक्ट देतात. तुम्ही बसमध्ये मुंबईमध्ये गेलं तर तुम्हाला जागा देणार. पण आमच्या देशात महिला सुरक्षाबाबत काहीच केलं गेलं नाही आहे. आणि ते रिझन इज नॉट की पोलीस नाही आहे, पण पोलीसची अवेअरनेस खूप कमी आहे आज पण. आज सुद्धा जर तुम्ही कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये महाराष्ट्र असो की देशात कुठेही असो, एक डोमेस्टिक व्हायलन्सचा केस फाईल करायला गेलं तर किती कठीणाई असतं. म्हणजे ते प्रूफ मागतात. ते काय प्रूफ देणार? बाईके तिला मारलं, जर तिचा हात वाट तोडलं तेव्हाच तुम्ही म्हणजे फ्रॅक्चर झाला की तिचे म्हणजे आईज मध्ये काय लागलं तेव्हाच तुम्ही केस करणार. तर मला असं वाटतं की खूप आम्ही बॅकवर्ड आहोत. एक सेन्सिटायझेशन नेशन वाईड करण्याची खूप गरज आहे. पोलीस फोर्सची, लॉयर्सची, लिगल सिस्टमची आणि पॉलिटिशियन्सची. महिला सुरक्षामध्ये आम्ही खूप मागे आहोत आणि लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन. दिल्लीमध्ये आम्ही काम केलंय, आम्ही पाऊल टाकले आहे, पण नेशन वाईड आम्हाला काहीतरी करायला लागेल. ओळखली जाते हा, पण आम्ही बसेसमध्ये मार्शल टाकलाय, आम्ही सीसीटीव्ही फुटेज केली आहे खूप, म्हणजे जागोजागी एक जागेवर आम्ही सीसीटीव्ही कव्हरेज दिली आहे. तर हे सगळे सिक्युरिटी मेजर्स आणणं देशभरमध्ये खूप गरज आहे. दिल्ली पोलीस आमच्या हातात नाही आहे सॅडली. जर पोलीस आमच्या हातात होती तर आम्ही ते बदलून टाकणार दिल्लीचे. म्हणजे जे अनेक ठिकाणी महिलांवरची अत्याचार होताना कुठे ना कुठे लव जिहाद आहे असं म्हटलं जातं. किती सत्य तुम्हाला वाटतं? मला वाटतं ते ऍब्सोल्युटली फेक आहे आणि फसाड आहे. हे खरं आहे की कधी ऑपोजिट रिलिजन्सच्या लोकमध्ये मॅरेजेस असतात, कधी कधी लोकांची अल्टिरियर मोटिव्ह सुद्धा असतात, पण ते 1 in a million केसेस असतात. 99% केसेस लोक जर मल्टी रिलिजियस किंवा मल्टी कास्ट वेडिंग केली त्यात काहीच असं नसतं. नॉर्मल लाईफ असते त्यांची आणि ते नॉर्मल लाईफमध्ये राहतात. देशाला वाटण्याची ही एक स्कीम आहे आणि सगळ्यात पेक्षा जास्त आम्हाला हीच घबराहट होते की माझी मुलींचं काय होणार. माझी जर कोणाची लेकी असेल घरात तर द बिगेस्ट थॉट इज की मेरी डॉटर का क्या होगा, यु नो. तर हे एक फिअर फॅक्टरवर प्रे करण्याचं म्हणजे एक त्यांना एक भेटलंय. लव्ह जिहाद सांगून की अरे आमच्या मुलींना काय होणार, ते फिअर फॅक्टरवर प्ले करून हे त्यांनी कहाणी घडवली आहे. पोरींवर कोणत्याही रिलिजनचे लोक अत्याचार करू शकतात, पळवून घेऊ शकतात, म्हणजे त्यांच्यावर दुष्व्यवहार करू शकतात, त्यांना मारून सुद्धा टाकू शकतात, पण त्याचा रिलिजनशी काही लेनदेन नाही आहे असं मला वाटतं. जो इंडिया गठबंधन में आप जो महाराष्ट्र में गठबंधन में, लेकिन आप लोगों को एक भी सीट मिली नहीं यहाँ पे, इस पे आपका क्या है? आपने डिमांड नहीं किया या आप मांगे नहीं, क्या कारण है कि आपको एक भी सीट नहीं दी यहाँ पे? देखिए, इंडिया गठबंधन में अभी सीट मांगने का मौका नहीं है, अभी देश बचाने का मौका है. ओके, और यहाँ पे महाराष्ट्र में उद्धव जी ठाकरे के साथ बहुत सिंपैथी है, शरद चंद्र पवार जी के साथ बहुत सिंपैथी है, और उन्हें आगे बढ़ के ये स्टेट, वो बीजेपी की लास्ट टाइम आपको याद होगा 41 सीट्स आई थी एनडीए की, उसको 20 से भी कम कर सकते हैं. वो सिंपैथी है ग्राउंड पे. अगर आप जमीन पे उतरे आपको भी दिखा होगा, मुझे तो बहुत दिख रहा है. मैं विदर्भ भी गई थी, मैं सब जगह गई हूं और मेरे को दिख रहा है कि लोगों को बहुत सिंपैथी है कि गद्दारी की है यहाँ पे महाराष्ट्र में. तो गद्दारों को माफ नहीं करेंगे, ये सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है और उस सेंटिमेंट को इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना है. मैं खुद मुंबई के सारे कैंडिडेट्स के साथ जो अभी तक डिक्लेयर हुए हैं उनके साथ मैंने मीटिंग्स की हैं, उनको अपनी सपोर्ट दी है. संजय सिंह हमारे जो नेता हैं वो रामटेक में आए थे, वहां पे उन्होंने कैंपेनिंग की. कल वो वर्धा में थे, उन्होंने वर्धा में कैंपेनिंग की. तो हम मजबूती के साथ खड़े हैं एनडीए पार्टनर्स के साथ. यहाँ पे उनका चुनाव लड़ने का काम है. हम दिल्ली में लड़ रहे हैं, आप देखेंगे दिल्ली में उद्धव जी आएंगे, वहां पे कैंपेन करेंगे. तो ये मिलजुल के ही हम
देश को बचा सकते हैं। अभी ये सीटें गिनने का समय नहीं है, अभी देश को, संविधान को बचाने का समय है, क्योंकि मोदी सरकार आ गई तो वो संविधान बदलेंगे। उनके तो एमपी कैंडिडेट कह रहे हैं, अयोध्या के कैंडिडेट ने कहा, अरुण गोविल जो कलाकार थे अभी पॉलिटिशियन हो गया, उन्होंने कहा हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। संविधान में अगर आरएसएस की मर्जी से संविधान बदला जाएगा तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा तो आरक्षण है। वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दिया हुआ आरक्षण खत्म कर देंगे, वो पिछड़े को और पीछे कर देंगे और ब्राह्मणवाद इस देश में ले आएंगे। तो इस देश को अगर हमें अपने फाउंडिंग फादर्स के प्रिंसिपल पे चलाना है तो अभी सीटें गिनने का समय नहीं है। देखिए, एक बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा था, जब जिस दिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ओबीसी या दलित बन जाएगा उसके बाद आरक्षण खत्म करने का प्रावधान है। इसकी आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि हमारा देश बहुत स्लो चला है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे हमारी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, लेकिन देश को उस लेवल तक लाना पड़ेगा कि एक भी पिछड़े के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, एक भी दूसरी कम्युनिटी के इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। जब हम इक्वालिटी घर घर तक पहुंचा देंगे तब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई अब हम आरक्षण खत्म करेंगे, लेकिन हम उस तक पहुंचे ही नहीं हैं। आज भी इतनी सारी ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, आज भी पिछड़ों को इतनी बुरी तरह से रखा जा रहा है, और ये किसी एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है। मुझे शर्म आती है कि मैं एक ब्राह्मण खानदान से हूँ, ताल्लुक रखती हूँ, मेरे को पता है मेरी पिछली जनरेशन ने नहीं किया, लेकिन पता नहीं 5-6 पीढ़ियों पहले ने किया होगा किसी के साथ अत्याचार, मेरे को वो गिल्ट है। आप सोचिए कि जब तक हमने 2000 साल तक जिन लोगों को पीछे रखा, जिनके साथ अत्याचार किया, जब तक हम उनको अपने स्तर तक नहीं लेके आएंगे तब तक हम आरक्षण खत्म करने की बात हमें करनी नहीं चाहिए। जब तक हम बाबा साहेब और नेहरू जी और पटेल साहब के सपनों का भारत नहीं घड़ी बना लेते तब तक हमें आरक्षण भी रखना पड़ेगा, और जिस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है चलानी पड़ेगी, वहां तक भारत को लेके आएंगे। आरक्षणाबरोबर दुसरा प्रश्न असा आहे, आरक्षणाची आग आता गरीब पातळीवरती इतकी पोहोचलेली आहे ग्रामीण पातळीवर की मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरंगे पाटलांनी आमरण उपोषण केलं होतं, मग आंदोलन झाले, लाठीचार्ज झाला। त्यांचं म्हणणं असं की आरक्षणामुळे मराठा समाज कुठेतरी मागे पडलाय आणि आरक्षण संपव, अन्यथा आम्हाला आरक्षण द्या। तो प्रत्येक समाजाचा आरक्षण रस्त्यावरती यायला लागला तर ते भारतासाठी चांगलं ठरेल? मला असं वाटतं की भारतात एक व्हेरी सेन्सिटिव्ह कास्ट सर्वे करण्याची गरज आहे, ज्यात तुम्ही त्यांची इकॉनॉमिक, सोशल सगळी म्हणजे जे ऍस्पेक्ट्स आहे ते इव्हॅल्युएट करून हे सर्वे करणं खूप गरजेचं आहे। कारण एका समाजाला तुम्ही सोशली बॅकवर्ड करून ठेवतात कारण ते कमी जातीचे आहे, पण इतके सारे समाज आहे जे इकॉनॉमिकली खूप मागे आहे। सोशली त्यांची प्रेस्टीज असेल की मी मराठा आहे, पण इकॉनॉमिकली इतके बॅकवर्ड आहे की त्यांचे लोक सुइसाइड कमिट करतात। तर हे सगळं इव्हॅल्युएट करून ह्याला रिव्हॅम्प करण्याची तर गरज आहेच, पण जर आरक्षण नाही दिलं तर आम्ही त्यांना पुढे घेऊ शकणार नाही, कारण इक्वल स्टेचर मध्ये लोक आहेच नाही। मुंबईमध्ये आमची किती प्रिव्हिलेज लाईफ आहे, आम्हाला म्हणजे माहित पण पडत नाही की तुमची जाती काय माझी जाती काय, पण गावात गेला किंवा कोणत्याही लहान शहरात सुद्धा गेला इतकी डिस्क्रिमिनेशन असते। तर हे सगळं इव्हॅल्युएट करण्यासाठी एक तर मला वाटतं की खूप गरजेचं आहे की एक व्हेरी सेन्सिटिव्ह कास्ट सर्वे शुड बी कॅरीड आउट, आणि मनोज जरांगे पाटीलची मी खूप रिस्पेक्ट करते आणि त्यांची सगळे मांग जे आहे ते ऍब्सोल्युटली नेसेसरी आहे। महाराष्ट्रात आज मराठा लोकांचा असा हाल आहे की जास्त म्हणजे आम्ही फार्मर सुसाइड जर काउंट करतात ना ते 90% मराठाचं जीएस असेल, तर असे हाल झाले आहे की मराठा लोक गलाफास करून ते आमचे जीव देतात, त्यांच्या मुलाबालांचं काय बघायला कोणी राहिलं नाही आहे, तर त्यांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी काही तर करायलाच लागेल, आणि आरक्षण ऐवजी ते होणार नाही। आणि आरक्षण इतकं मोठं नसतं, आम्हाला असं वाटतं की आरक्षण इतकं जास्त आहे, पण किती पर्सेंट ऑफ से जॉब्स आहे, गव्हर्नमेंट जॉब्स आर नॉट इव्हन 1% ऑफ टोटल जॉब्स। तर 100% जॉब्स मध्ये 1% जॉब मध्ये तुम्ही थोडंसं आरक्षण देतात तर ते तितकंच आहे। आणि एज्युकेशन सुद्धा मला असं वाटतं की आरक्षण लोक डिमांड करतात कारण एज्युकेशन फॅसिलिटीज वाढली नाही आहे। जेव्हा मी लहान होते, मी कॉलेजला गेली तेव्हा मुंबईमध्ये 4 मेडिकल कॉलेज होते, आज 30 वर्ष झाले माझी मुली डॉक्टर झाली आहे आणि आता पण 4 मेडिकल कॉलेजच आहे सरकारी, काहीच चेंज झालं नाही आहे। 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं मुंबई में सर, हाँ 4 मेडिकल कॉलेजेस नहीं नहीं, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अभी पॉपुलेशन जितनी बड़ी है उसके हिसाब से हमारे मुंबई में कम से कम 20 मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए। अगर हमने दिल्ली में क्या फोकस किया है कि अगर हमें किसी को गरीबी से उठाना है
तो उसको एजुकेशन ऐसी देनी चाहिए कि वो अपने परिवार को गरीबी से उठा ले। आज जब अरविंद केजरीवाल का बेटा आईआईटी में गया, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा आईआईटी में गया। आज एक बच्चा आईआईटी से निकला है और उसके सब्जी बेचने वाले बाप को एक बेटा मिल गया है जो 1 लाख रुपए की इनकम का, उसका पहला जॉब मिला है 1.5 लाख रुपए की इनकम का। तो एजुकेशन जब हम सुधारेंगे तब तो पूरे ही समाज का स्तर बदलेगा। लेकिन आजकल की सरकारों ने तो बिल्कुल एजुकेशन से मुंह ही फेर लिया है। अब देखिए मुंबई में कितने अभी बस मुंबई में 2.5 लाख बच्चे म्युनिसिपल स्कूल में जाते हैं। दिल्ली सरकार में 18 लाख जाते हैं, एमसीडी का अलग है। यहाँ पे बीएमसी स्कूलों में बस 2.5 लाख बच्चे जाते हैं, और वो भी उन स्कूलों में जो कोई एनजीओ चला रहा है। सरकार ने तो पल्ला ही झाड़ लिया एजुकेशन से। हर गरीब इंसान भी सोचता है कि मेरे बच्चे को म्युनिसिपैलिटी में नहीं भेजेंगे, हम उसको कम से कम। ये सब रिफॉर्म करने के लिए सत्ता में आना जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि जरूरी तो है। पॉलिटिकल सिस्टम है जो उसी की वजह से आप बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन या चेंजेस कुछ ला सकते हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल पहले कुछ एक नेता ढूंढ रही थी महाराष्ट्र में कि कोई एक बड़ा नाम हमारे साथ में हो जाए तो पार्टी का विस्तार हो। तो ऐसा नेता तो अब तक कोई मिला नहीं है। दूसरी बात, वो ताकत बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखो, Political ताकत। मुंबई में हमारी आम आदमी पार्टी का यूनिट बहुत ही तेजी से बढ़ा है। मैं मुंबई देखती हूँ, महाराष्ट्र नहीं देखती, तो मैं पहले मुंबई की बात करूंगी, महाराष्ट्र की भी करूंगी। हम बीएमसी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमने स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम पूरे देश में लोकल इलेक्शन से आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में हमें बहुत प्रतिसाद मिला है। हमें कम से कम हमारी 10-12 ग्राम पंचायत हो गई हैं। गढ़चिरौली से लेके उस्मानाबाद तक हमारी आज ग्राम पंचायत हो गई हैं। छोटी शुरुआत है, लेकिन और अभी तो इलेक्शन इन्होंने रोके हुए हैं लोकल बॉडी के। लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन से शुरू करके हम मुंबई में, महाराष्ट्र में अपने नेतृत्व को, हमारे कार्यकर्ताओं को नेता बनाएंगे। आम आदमी पार्टी आम इंसान को ही नेता बनाती है। हमने कभी ऐसे चेहरा नहीं ढूंढा। आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन चेहरे आए तो बहुत वेलकम है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वेलकम है। चेहरे आए तो बहुत वेलकम है। बड़े लोग आए, हम उनसे सीखेंगे। लेकिन अमृतसर में एक हमारी साधारण कार्यकर्ता, उसने 2 दिग्गजों को एक साथ हरा दिया, मजीठिया को और सिद्धू को। एक दूसरे हमारे मोबाइल बेचने वाले ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हरा दिया। मोबाइल बेचने, जिसकी मां झाड़ू लगाती है स्कूल में, आज भी जैनेटर है। तो आम इंसान को खास बनाना, ये आम आदमी पार्टी की खासियत है। तो हम फोकस उसी पे करेंगे कि हमारे आम कार्यकर्ता आगे बढ़े। हम लोकल बॉडी चुनाव से शुरू करेंगे। लेकिन ये देखो, बीजेपी सरकार इतनी डरी हुई है कि उन्होंने बीएमसी इलेक्शन रोक रखा है। 28 कॉर्पोरेशन में बॉडी नहीं है 2 साल से। ये बहुत ही महाराष्ट्र का दुर्दैव है कि ये सरकार इतनी डरी हुई है की चुनाव से। मुंबईमध्ये और नक्कीच 227 आमची फुल तयारी आहे. पण आता म्हणजे सगळे मोदी जी और यहाँ पे महाराष्ट्र में फडणवीस या बीजेपी की जो भी नेता है वो विकास के बड़ी बड़ी बातें करते, देश में विकास हो रहा है, देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया दुनिया में। तो आपको क्या लगता है, मतलब विकास कितना विकास हुआ है और कितनी सच्चाई है इसमें? पर कैपिटा इनकम पे हम 140वें नंबर पे हैं। विकास हुआ है कुछ पूंजीपतियों का, आम इंसान का विकास नहीं हुआ। 140 ऑन द पर कैपिटा इनकम स्कोर। मतलब विकास होना चाहिए तो हर इंसान का विकास होना चाहिए। अगर 80 करोड़ जनता अभी भी थोड़े से राशन पे जिंदा है तो आपने तो कितने लोगों को गरीबी में धकेल दिया। वो 80 करोड़ जनता अभी तक अपने पैरों पे खड़े होने लायक नहीं हुई है। अगर 80 करोड़ लोगों को आप अभी भी राशन बांट रहे हो, मतलब आपने उनके लिए कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं किया कि वो पढ़ लिख के नौकरी लेके। कहां है वो 2 करोड़ नौकरियां, कहां है वो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रोमिसेस थी? आपने तो फौज में अग्निवीर लाके फौजियों को 4 साल में रिटायर करके उनको अपाहिज कर दिया, बिल्कुल एक कमाई करने से। तो इस तरीके से अटैक जो चल रहा है, जिसपे बस अडानी और अंबानी को सब कुछ मिल रहा है। आप देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने 10 दिन इवेंट मैनेजमेंट की एक जन की शादी के लिए। एयरपोर्ट खोला गया, इंडियन एयरफोर्स को अपने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बना दिया अपने मित्र के घर की शादी के लिए। इस तरीके से मजाक चल रहा है भारत की संपत्ति का। भारत के पास बहुत संपत्ति है, हर जन को नौकरी मिल सकती है, हर जन को काम मिल सकता है, लेकिन इन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये इंडिया ग्रोइंग, इंडिया शाइनिंग बस वो 10-20 लोगों के लिए है जो मोदी जी के मित्र हैं। बाकी देश तो बहुत बुरी हालत में है। इनकी बीजेपी के मैनिफेस्टो से महंगाई का इशू चला गया, नौकरियों का इशू चला गया। 2 करोड़ नौकरियां, कहां है वो 20 करोड़ नौकरियां? ये पूरा देश जानना चाहता है आज।
महाराष्ट्र में जो 48 सीट्स हैं कैसे देख रहे हैं जो आपकी इंडिया अलायंस है? आई एम ग्लैड आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज बहुत खुश हो रही है मेरे को। मैं जहां जहां गई हूँ, जहां से रिपोर्ट आ रही है, ऐसे लग रहा है कि बीजेपी तो मुंह की खाएगी ही, लेकिन ये जो शिंदे गुट और अजीत पवार गुट बने हैं तो खत्म हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे। इनको कोई सीट्स नहीं आनी, अजीत पवार को कोई सीट्स नहीं आनी उनके गट को, और शिंदे गट को नहीं आने, क्योंकि ये मैंने बोला ना, जैसे संजय भैया भी बोलते हैं बार बार कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है और यहाँ पे गद्दारों को माफ नहीं किया जाता। लोग बड़े सेंटिमेंटल है महाराष्ट्र के और पढ़े लिखे हैं, हमारा पुरोगामी विचारों का राज्य है यहाँ पे। इट इज नोन, मतलब ये शाहू फुले की धरती है, ये अंबेडकर साहब की धरती है। यहाँ पे हर जन न्यूज़पेपर पढ़ता है। आपका एक न्यूज़पेपर जो जिला में जाता है ना, वो 7 जन पढ़ते हैं, एक एक जन बांट के पढ़ता है। एक चाय वाले की दुकान पे न्यूज़पेपर रहता है, तो लोग पढ़ते हैं और लोगों को एहसास है। तो महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि एनडीए तो 20 तक भी आएगा। 20 भी मैं बहुत जेनरसली बोल रही हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, तो देखते हैं क्या होता है। व्ह्युअर्स साठी एक मेसेज काय द्याल? मेरी भारत की सारी जनता से मेरा एक निवेदन है और एक प्रार्थना है। मैं बहुत धार्मिक इंसान हूं, मैं सनातनी हिंदू ब्राह्मण हूं, गाय की पूजा करती हूं। हमारा धर्म अपनी जगह पे है, धर्म को हमें रक्षा करनी चाहिए, धर्म को हमने बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए, लेकिन देश चलाना और धर्म मानना ये 2 अलग चीजें होती हैं। देश होना चाहिए हमारे कल्याण के लिए, हमारे स्कूल अस्पताल बनने के लिए, हमारे रोड घर बनने के लिए। उन लोगों को चुनिए जो ये काम करेंगे। जो लोग मंदिर बनाएंगे उनको मंदिर में महंत बना के रखिए, उनको अपने आप भट्ट बनाइए, अपने गुरु बनाइए, उनसे आप बिल्कुल धार्मिक शिक्षा लीजिए, लेकिन उन्हें आप देश चलाने का काम मत दीजिए। देश चलाना उन लोगों का काम है जो देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, नॉट जो देश के लिए जान ले सकते हैं। तो आई थिंक मैं मेरी जनता से यही संदेश है कि अपना धर्म मानिए। और अगर आज हिंदू धर्म खतरे में है, मैं बोलती हूँ बिल्कुल खतरे में है। क्यों खतरे में है? देश की 80% जनता हिंदू है और देश की जनता को आज नौकरियां नहीं मिल रही। तो सबसे कम नौकरियां किसको मिल रही हैं? हम हिंदुओं को। देश की 80% जनता हिंदू है, महंगाई से जूझ रही है, तो महंगाई से कौन जूझ रहा है? हम हिंदू हैं। अगर देश में आज सारी मुश्किलें हैं तो वो सबसे ज्यादा तो हम हिंदुओं पे ही हैं। तो अपने धर्म को अगर बचाना है तो एक ऐसे इंसान को चुनना जो संविधान को बचाएगा, जो कल्याणकारी राज्य लाएगा, ना कि जो आप में नफरत फैलाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।